पहले मुझे भी वर्षा देश के प्रतिभाशालियों में से एक माना जाता था। मैं अपनी युवावस्था के शिखर पर था, बाहरी दुनिया की लालसा से भरा हुआ। तत्व संग्रह स्तर में भेद पार करने के बाद मैंने अपनी दुनिया में अपना रास्ता खोजने के लिए घर छोड़ दिया। 18 साल पहले मैं अंधकार राक्षस वन में एक प्राचीन अवशेष की खोज कर रहा था, जब मैं संयोग से तुम्हारी मां से मिला। जैसे ही भुवनेश अपने अतीत को याद करने लगे, उनका दृढ़ चेहरा एक स्नेह की किरण प्रकट किए बिना न रह सका, खासकर जब वे अथर्व की मां के बारे में बोलना शुरू हुए। तुम्हारी मां का नाम अर्चना है। वह एक बहुत सुंदर और बहुत कोमल स्त्री थी। भुवनेश धीमे स्वर में बोले और उनकी दृष्टि अत्यंत कोमल हो गई। हालांकि पहली बार जब हम मिले, हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हुई और अंत में एक दूसरे से लड़ पड़े। उसके बाद हमने साथ यात्रा शुरू की और एक दूसरे के प्रति मजबूत गहरी स्नेह भावना बना ली। जब तुम्हारी मां तुम्हारे साथ गर्भवती हुई, हम मेघछाया नगर लौटने का निर्णय लिया और उस क्षण मुझे पता चला कि तुम्हारी मां एक उल्लेखनीय पृष्ठभूमि से आई थीं। वह शीतचंद्र संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग की परपौत्री थीं। शीतचंद्र संप्रदाय का संप्रदाय स्वामी आध्यात्मिक शिशु स्तर के शिखर का शक्तिशाली योद्धा था। बुजुर्ग भी सब आध्यात्मिक शिशु स्तर पर थे। अगर उनमें से कोई भी प्रकट हो तो वे आसानी से हमारे वर्षा देश को मिटा सकते थे। तुम्हारी मां के बुजुर्गों का इरादा था कि उसे संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के वंशज से शादी करा दी जाए, जिसका नाम आदित्य था। वह मार्शल कला में अत्यंत प्रतिभाशाली था, इतना प्रतिभाशाली कि उसकी प्रतिभा प्राकृतिक व्यवस्था की अवमानना करने वाली कही जा सकती थी। हालांकि वह एक व्यभिचारी चरित्र का था। उसके आसपास सैकड़ों स्त्रियां थीं और उसके पास विवाह के बाहर जन्मे कई बेटे और बेटियां भी थीं। तुम्हारी मां स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुष से शादी नहीं करना चाहती थीं, इसीलिए वह अपनी चिंताओं से दूर होने के लिए घर छोड़ गईं। जिसके बाद वे मुझसे मिलीं, मुझे जाना और मेरे साथ संबंध में प्रवेश किया। लेकिन आखिरकार शीतचंद्र संप्रदाय ने तुम्हारी मां के मेरे साथ संबंध की खोज कर ही ली और हमें पकड़ने के लिए कुलीन योद्धा भेज दिए। हम भागते रहे और तुम्हारे जन्म के थोड़े समय बाद तुम्हारी मां के बड़े भाई वीरेंद्र और आदित्य हम तक पहुंचने में सफल रहे। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उस समय आदित्य ने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरी सारी उंगलियां एक एक करके तोड़ दीं ताकि मुझे तुम्हारी मां के बारे में गद्दार शब्द कहने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि वह निराश हुआ। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी अर्चना को चोट पहुंचाने वाली कोई बात कैसे कर सकता था। तुम्हारी मां ने उन्हें धमकी दी कि वे अपनी खुद की जान ले लेंगी और उसके साथ हम पिता पुत्र की सुरक्षा की गारंटी देने में सफल रहीं। लेकिन मेरा आत्मिक आधार आदित्य द्वारा अपंग कर दिया गया। शुरुआत में मेरा मन शीतचंद्र संप्रदाय पर हमला करने और मृत्यु तक लड़ने का था, लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने एक तुच्छ जीवन जीने का निर्णय लिया और इसलिए मेघछाया नगर लौट आया। अथर्व अचानक समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि भुवनेश आसानी से उस नील ज्योति घाटी में प्रवेश और बाहर निकल सकते थे, जिसमें दिव्य प्रकाश अकादमी के कुलीन योद्धा भी प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी मां ने जरूर सालों पहले उनके पिता के पास किसी तरह का गुप्त खजाना छोड़ दिया होगा, जो उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित कर सकता था। आध्यात्मिक शिशु स्तर। अथर्व ने हल्की भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि वह अल्पावधि में अपनी मां को वापस नहीं ला सकेगा। मार्शल कला में 10 स्तर हैं और आध्यात्मिक शिशु स्तर 7वां स्तर था। इधर उसने अभी अभी दूसरे स्तर पर कदम रखा था, इसलिए चाहे वह कैसे भी देखे, 7वां स्तर हासिल करने में उसे लगभग 10-20 वर्ष या उससे भी अधिक लगेंगे। और यह अभी भी वह था, स्वर्ग श्रेणी तक के स्तरों की अपनी समझ, अमर श्रेणी आत्मिक आधार, स्वर्ग श्रेणी साधना विधि और रसायन सम्राट के रूप में अपने ज्ञान के समर्थन के साथ जो हासिल कर सकता था। अगर कोई और प्रतिभाशाली होता, भले ही वे अपने जीवन काल में आध्यात्मिक शिशु स्तर में प्रवेश करने में सफल हों, फिर भी यह कम से कम 200 या 300 वर्षों के बाद ही संभव होता। उसे अपना पूरा समय उपयोग करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि
मार्शल कला योद्धा के जीवन काल की एक सीमा होती है। अगर मार्शल कला योद्धा पुष्प विकास स्तर में भेद पार न करे तो वे नश्वर से अधिक लंबा जीवन काल नहीं भोगेंगे। अधिकतम उन्हें कोई दर्द या बीमारी नहीं होगी और वे 100 साल तक जीवित रह पाएंगे। लेकिन अगर वे पुष्प विकास स्तर में भेद पार करने में सक्षम हों तो उन्हें अतिरिक्त 200 वर्षों का जीवन काल मिलेगा और हर बात के स्तर में भेद पार करने पर मार्शल कला योद्धा को अतिरिक्त 200 वर्षों का जीवन काल मिलेगा। आदित्य, अथर्व की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जोर से जल रही थीं। हालांकि भुवनेश ने जो अनुभव किया उसे कम करके बताया था। अथर्व कल्पना कर सकता था कि उस दिन उसके पिता ने आदित्य के हाथों कितना कष्ट सहा था और अपने सारे गर्व खोने के लिए कितना अपमान झेला था। अगर उसकी खातिर न होता तो भुवनेश निश्चित रूप से शीत चंद्र संप्रदाय पर हमला करते। सबसे बुरी स्थिति में वे मर जाते। पिता का अपमान बेटे का अपमान था। अथर्व ने अपने हृदय में पहले ही आदित्य को मृत्युदंड की सजा सुना दी थी। हालांकि चूंकि आदित्य शीत चंद्र संप्रदाय का शिष्य था और यहां तक कि प्रतिभाशाली अस्तित्व का लेबल लगा था, उसका वर्तमान साधना स्तर क्या होगा? आध्यात्मिक सागर, आध्यात्मिक पीठ, पुष्प विकास। हनेर, हालांकि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, शीत चंद्र संप्रदाय हम दोनों के लिए अभी भी एक विशाल अस्तित्व है। तुम्हें आवेग में नहीं आना चाहिए, वरना मैं सचमुच तुम्हारी मां का सामना नहीं कर पाऊंगा। भुवनेश ने अपना संयम वापस पाते हुए कहा। अथर्व ने सिर हिलाया और बोला, कृपया चिंता न करें पिता, मैं निश्चित रूप से आवेग में नहीं आऊंगा। अब मेरी सारी आशाएं तुम्हारे कंधों पर हैं। तुम सिर्फ अपनी खातिर नहीं जी रहे हो, बल्कि अपनी मां की खातिर भी। भुवनेश गहरी आवाज में बोले, मैं समझता हूं। सही। अब जब तुमने तत्व संग्रह स्तर में भेद पार कर लिया है, तुम महाक्षेत्र प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। भुवनेश ने विषय बदलते हुए कहा। महाक्षेत्र प्रतियोगिता? अथर्व ने अपने सिर में यादों की खोज की और पाया कि उसके पास इस प्रतियोगिता के बारे में कोई प्रासंगिक यादें नहीं थीं। भुवनेश मुस्कुराए और बोले, तुमने पहले मार्शल कला के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा नहीं दिखाई थी और इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया। यह महाक्षेत्र प्रतियोगिता, महाक्षेत्र राजा भवन द्वारा आयोजित एक मार्शल कला प्रतियोगिता है। यह हर 3 वर्षों में एक बार होती है। प्रतिभागियों के लिए आवश्यकताएं हैं 30 वर्ष से कम आयु, झरना स्तर से नीचे साधना स्तर और महाक्षेत्र नगर के नियंत्रण क्षेत्र के अंदर का मार्शल कला योद्धा। वर्षा देश में नगर सबसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्र थे और पूरे देश में 36 महानगर थे। हर नगर एक विशाल क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। महाक्षेत्र नगर इन 36 नगरों में से एक था और इस नगर का प्रभारी महाक्षेत्र राजा कहलाता था। वह भी वर्षा देश के संस्थापक सम्राट का वंशज था, क्योंकि महाक्षेत्र नगर के स्वामी और महाक्षेत्र राजा की उपाधि पीढ़ियों से चली आ रही थी। महाक्षेत्र राजा भवन के नियंत्रण के नीचे 4 महान शक्तियां थीं, जो खुद महाक्षेत्र नगर के अलावा अपने संबंधित बंजर क्षेत्रों के प्रभारी थे। पाषाण भेड़िया संप्रदाय उनमें से एक था। विजेता को किस तरह का इनाम मिलेगा? अथर्व ने पूछा। भुवनेश थोड़ा उपहास महसूस किए बिना न रह सके। उनका बेटा सचमुच काफी महत्वाकांक्षी था कि तुरंत और सीधे विजेता की स्थिति का लक्ष्य रखा। हालांकि यह उनका उत्कृष्ट बेटा था। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बोले, यह दाहतेया अंधकार चंद्रघास नामक कोई आध्यात्मिक औषधि है। यह बैंगनी मूल गोली बनाने का मुख्य घटक है, जो तत्व संग्रह स्तर के मार्शल कला योद्धा को आसानी से झरना स्तर में भेद पार करने में मदद कर सकती है। अथर्व तुरंत स्तब्ध रह गया। अब के रसायनविद, क्या वे सब मूर्ख थे? अंधकार चंद्रघास इतने ऊंचे मूल्य की है, इसे पीत श्रेणी उच्च स्तर की गोली बनाने में कैसे उपयोग किया जा सकता था? यह स्थानिक गोली बनाने का मुख्य घटक था। स्थानिक गोली मार्शल कला योद्धा के नाभिक केंद्र के अंदर के स्थान का विस्तार करने में मदद कर सकती थी, और यह ऐसी चीज थी जिससे यहां तक कि स्वर्ग श्रेणी के कुलीन योद्धा भी गहराई से ईर्ष्या करते।
ऐसी प्राकृतिक आध्यात्मिक औषधि स्वाभाविक रूप से तत्व संग्रह स्तर के मार्शल कला योद्धा को आसानी से और सफलतापूर्वक झरना स्तर में भेद पार करने दे सकती थी। इसकी श्रेणी इतनी ऊंची थी कि अगर इसका यह प्रभाव न होता तो अजीब होता, लेकिन वह कितना बर्बादी भरा था। बैंगनी मूल गोली का मुख्य घटक आसानी से निम्न श्रेणी के औषधीय घटक से बदला जा सकता था। 10,000 वर्ष बीत चुके थे। क्या ऐसा हो सकता था कि रसायन विद्या में जरा भी सुधार नहीं हुआ और रसायन विद्या इसके बजाय पतन हो गई? अथर्व मुस्कान के साथ टूट पड़ा। वह ऐसी मूल्यवान आध्यात्मिक औषधि को बर्बाद होने नहीं दे सकता था, इसलिए वह सिर्फ अंधकार चंद्र घास ले सकता था। इसके अलावा उसके पंचभूत मूल केंद्रक बहुत तेज गति से बहुत अधिक मूल शक्ति खर्च करते थे और वह सिर्फ अपने नाभि केंद्र के अंदर के सीमित स्थान के बारे में चिंतित था। और यहां समाधान उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। फिर भी अब अक्टूबर का अंत था और वर्ष के अंत तक सिर्फ लगभग 2 महीने बचे थे, इसलिए यह थोड़ा दबाव वाला लग रहा था। लगता है कि उसे सप्तपवन पर्वत की यात्रा करनी होगी, क्योंकि रक्तशल्क नाग सर्प का आंतरिक कोर मूल अतिक्रमण गोली बनाने में उपयोग किया जा सकता था। एक मूल अतिक्रमण गोली तत्व संग्रह स्तर के मार्शल कला योद्धा के साधना स्तर को जबरदस्ती एक परत बढ़ाने की अनुमति देगी, लेकिन यह सिर्फ तत्व संग्रह स्तर की प्रारंभिक अवस्था के मार्शल कला योद्धाओं के लिए प्रभावी थी। अथर्व के लिए अगर वह वर्ष के अंत से पहले तत्व संग्रह स्तर की मध्य अवस्था तक पहुंचना चाहता था तो मूल अतिक्रमण गोली उसका एकमात्र विकल्प था। हालांकि रक्तशल्क नाग सर्प असाधारण रूप से शक्तिशाली था और उसका पूरा शरीर मजबूत जहरीला था, इसलिए अथर्व को इस यात्रा के लिए पूर्ण तैयारी करनी होगी, वरना यह अपनी जान फेंकने के बराबर होगा। आत्मविश्वास पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन महाक्षेत्र प्रतियोगिता के हर दौर में प्रतिभागियों की श्रेणी में तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं होती, और तुमने अब भी तत्व संग्रह स्तर में प्रवेश किया है। चाहे तुम कितने ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम अभी भी तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के कुलीन योद्धाओं से तुलना नहीं कर सकते। भुवनेश ने सलाह देने के लिए बातचीत का विषय बदल दिया। बड़ी महत्वाकांक्षा रखना अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं। अथर्व ने सिर हिलाया। मार्शल कला की हर परत एक अवस्था थी और हर 3 परतें एक बड़ी अवस्था थीं। बहुत कम प्रतिभाशाली ऐसे होते थे जो इस अवस्था को पार करके अपने से ऊंचे साधना स्तर वालों को हरा पाते। वह अब सिर्फ तत्व संग्रह स्तर की पहली परत पर था। उसकी शक्ति तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत से कितनी दूर थी? इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत में भेद पार कर लिया था, और हालांकि उन्होंने अभी तक झरना स्तर में भेद पार नहीं किया था, वे अभी भी अपने मार्शल कला कौशलों को उच्च मजबूत स्तर तक महारत हासिल कर सकते थे। ये योद्धा स्वाभाविक रूप से पूरी तरह अलग स्तर की युद्ध शक्ति रखते। अगर वह तत्व संग्रह स्तर की पहली परत के शिखर तक पहुंच गया होता तो पंचभूत मूल केंद्रकों की शक्ति के साथ उसके पास तत्व संग्रह स्तर की मध्य अवस्था वाले किसी के खिलाफ भी जीतने का ऊंचा मौका होता। लेकिन अगर उसका प्रतिद्वंद्वी तत्व संग्रह स्तर की अंतिम अवस्था में हो, अथर्व के जीतने की संभावना सिर्फ 50-50 होती। थोड़ी देर बाद मैं प्रशिक्षण के लिए सप्तपवन पर्वत जाने की योजना बना रहा हूं, अथर्व ने कहा। हालांकि उसने कुछ समय पहले यह निर्णय ले लिया था, फिर भी भुवनेश को इसकी सूचना देने की जरूरत थी। भुवनेश तुरंत स्तब्ध रह गए। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सप्तपवन पर्वत किस तरह की जगह है। वह एक ऐसी दुनिया थी जहां दानव पशु बेतहाशा घूमते थे और जंगल के भीतरी भागों में अत्यंत भयंकर प्राणी थे। इसलिए यहां तक कि आध्यात्मिक सागर स्तर के मार्शल कला योद्धा भी बहुत गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते। अथर्व सिर्फ तत्व संग्रह स्तर की पहली परत पर था। उसके लिए सप्तपवन पर्वत में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था। इसके अलावा वर्ष के अंत तक सिर्फ 2 महीने बचे थे।
इसलिए भले ही वह वहां प्रशिक्षण यात्रा पर जाए, उसके लिए ज्यादा प्रगति करना संभव नहीं होगा। कृपया चिंता न करें पिता, मैं सिर्फ बाहरी क्षेत्र में घूमूंगा और बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला। उसका सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जिस मार्शल कला योद्धा ने भूनाग घास की खोज की थी, वह भी सिर्फ तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर था। वह भी सप्तपवन पर्वत में गहराई तक नहीं गया होगा। फिर भी भुवनेश चिंता किए बिना न रह सके। हालांकि वे यह भी समझते थे कि उनका बेटा अब एक वयस्क पुरुष है, इसलिए यह असंभव था कि वह हर मुद्दे पर अपने पिता की बात सुने। इसलिए उन्होंने सिर्फ बार बार निर्देश और सलाह दी। सौभाग्य से अथर्व सप्तपवन पर्वत के लिए तुरंत रवाना होने की योजना नहीं बना रहा था। पिता पुत्र ने अपने दैनिक जीवन के बारे में थोड़ी और बातचीत की। फिर अथर्व अपने कमरे में लौट आया, जहां उसने यात्रा के दौरान जमा धूल धोने के लिए स्नान किया। उसने नए कपड़ों का एक सेट निकाला और पहना। हालांकि उसे थोड़ा तंग लगा। वह अभी भी बढ़ने की अवधि में था, और जंगल में यात्रा के इस महीने के अंदर वह न सिर्फ लंबा हुआ, बल्कि उसका शरीर भी बहुत अधिक मजबूत हो गया था। इसलिए जब उसने अतीत में पहने कपड़े पहने, तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कपड़े एक आकार से सिकुड़ गए हों। सौभाग्य से आर्यवंश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अथर्व ने एक सेवक को बुलाया कि वह उसके माप ले और तुरंत दर्जी के पास जाकर उसके चुनने के लिए कुछ तैयार कपड़े ले आए। लेकिन जब उसने आर्या को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बार फिर सेवक को बुलाया। फिर उसने आर्या से भी अपने माप बताने को कहा, ताकि सेवक उसके लिए भी कुछ कपड़े ले आए। यह सुंदर छोटी अनुयायी स्वाभाविक रूप से आज रात के भोज में उसके साथ शामिल होगी। बहुत जल्दी सेवक कपड़ों का एक ढेर लेकर लौट आया। पुरुष और स्त्री दोनों के 10 से अधिक सेट थे, और अथर्व तथा आर्या धीरे धीरे उन्हें देखने लगे। अथर्व ने बहुत जल्दी अपना चुनाव कर लिया, लेकिन आर्या एक के बाद एक सेट आजमाती रही। वह सेठों से बहुत संतुष्ट नहीं लग रही थी, फिर भी हर एक में काफी रुचि रखती लग रही थी। आर्या ने आखिरकार अपना निर्णय तब लिया जब सूरज डूबने ही वाला था। उसके बदलने के बाद अथर्व सीटी बजाए बिना न रह सका। सचमुच सुंदर। वो पहले से ही एक उत्कृष्ट रूप से सुंदर लड़की थी। अब जब उसने झील के पानी जैसी हरी लंबी पोशाक पहन ली थी, उसकी नाजुक सुडौल आकृति पूरी तरह प्रदर्शित हो रही थी। उसके गोल स्तन, पतली कमर, थोड़ी उठी हुई पीछे की भाग, साथ में सुडौल लंबी टांगों की एक जोड़ी पूर्ण स्त्रीत्व की छवि बना रही थी। उसने जानबूझकर हल्का मेकअप भी लगाया था, जिससे उसकी चेहरे की विशेषताएं और भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थीं। वह सचमुच एक लुभावनी तस्वीर बना रही थी। अथर्व के थोड़े स्तब्ध भाव को देखकर आर्या खुद को थोड़ा गर्वित महसूस किए बिना न रह सकी। अब तक उसे अथर्व की वजह से बहुत अधिक सदमा अनुभव हुआ था, और अब जब उसने आखिरकार उसे थोड़ा बदला दिया था, वह बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी। यहां तक कि उसके होठों के कोने मुस्कान में उठ गए थे। वह मूल रूप से एक बर्फीली सुंदरी थी। अब चेहरे पर मुस्कान के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पिघल गई हो, और वह सचमुच प्यारी और आकर्षक, शालीन और सुंदर लग रही थी। यहां तक कि अथर्व अपने दृढ़ संयम के साथ घूरने से खुद को रोक न सका। चलो, आर्या ने अपनी जेड़ जैसी टुड्डी हल्की सी उठाई, एक आकर्षक चाप बनाते हुए, जिससे वह थोड़ी अहंकारी लग रही थी। सुंदरियां ही होती हैं। हर चाल और क्रिया पर्यवेक्षक को बेफिक्र और प्रसन्न कर देती। लेकिन जब वे आवाज से बाहर निकले, आर्या ने अभी भी अपना सुंदर चेहरा घूंघट से ढका रखा और सावधानी से अपनी आकर्षक विशेषताओं को घूंघट के पीछे छिपा लिया। अथर्व ने चुपके से महसूस किया कि यह थोड़ा खेदजनक था। फिर भी साथ ही वह थोड़ा प्रसन्न भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी छोटी अनुयायी का सुंदर चेहरा सिर्फ वह अकेला ही प्रशंसा कर सकता था। अरे हां, क्या तुम महाक्षेत्र नगर के किसी प्रमुख प्रतिभाशाली के बारे में जानती हो? अथर्व ने पूछा जब वे चल रहे थे। आर्या के कदम रुक गए और वह बोली, क्या तुम्हारा इरादा महाक्षेत्र प्रतियोगिता में भाग लेने का है? तुम काफी चतुर हो
अथर्व मुस्कुराया। वर्षा देश में एक राष्ट्रव्यापी महान प्रतियोगिता होती है जो हर 3 वर्षों में एक बार आयोजित होती है। अगर तुम महाक्षेत्र प्रतियोगिता में शीर्ष 50 में आने में सफल हो तो तुम्हें दिव्य प्रकाश अकादमी में दाखिला गारंटी शुदा है, आर्या ने कहा। यह मूल रूप से वर्षा देश के लिए प्रतिभाशालियों की खोज के लिए था। तो बात यह है, महाक्षेत्र नगर एकमात्र उदाहरण नहीं था। अगर तुम प्रतिभाशालियों की बात कर रहे हो। आर्या ने एक क्षण सोचा, हल्के से मुंह खोला और बोली, शाही नगर यहां से बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा सुनिश्चित नहीं हूं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जानती हूं, क्योंकि वह भी दिव्य प्रकाश अकादमी का छात्र है। और वह कौन है? अथर्व ने बेपरवाही से पूछा। अजय, वर्तमान महाक्षेत्र राजा का चौथा बेटा। दूसरों ने उसे उपनाम दिया शाश्वत रात्रि का राजा। वह सचमुच अत्यंत प्रतिभाशाली है, अत्यंत उच्च युद्ध शक्ति के साथ। जब वह तत्व संग्रह स्तर की 6ठी परत पर था, उसने एक बार तत्व संग्रह स्तर की 8वीं परत के योद्धा को मार डाला था। आर्या ने प्रशंसा का भाव नहीं छिपाया। मारना और हराना आखिरकार 2 अलग बातें थीं। 3 साल पहले वह तत्व संग्रह स्तर की 6ठी परत पर था और उसने पहले ही महाक्षेत्र प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। अब वह पहले ही तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर होना चाहिए। यह सचमुच एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। अथर्व का युद्ध भाव उठ खड़ा हुआ। ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी को रौंदना उत्साहवर्धक होगा। दोनों ने भुवनेश से मुलाकात की और तीनों की कंपनी एक गाड़ी में बैठ गई जो आर्यवंश आवास से रवाना हुई। इधर उनके पीछे करीब से कर्ण और उनका पौत्र चल रहे थे, जिन्होंने भी अपनी खुद की एक गाड़ी में बैठ लिया था। पिता, आपने अभी तक उनसे निपटा नहीं? अथर्व ने पूछा। जब सब कहा और किया जाता है, कर्ण अभी भी मुख्य प्रबंधक हैं। इसके अलावा वे इतने वर्षों से चीजें चला रहे हैं कि उनकी शक्ति गहराई से जड़ें जमा चुकी है। हालांकि मैंने उनकी कुछ शक्ति हटा दी है। वे ऐसे नहीं हैं जिनसे मैं अल्पावधि में निपट सकूं। भुवनेश ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा नाराज दिखते हुए। ये दादा पौत्र जोड़ी वास्तव में उनके बेटे के लिए अर्जित दिव्य प्रकाश अकादमी में दाखिला लेने के अवसर को चुराने की कोशिश करने की हिम्मत करती थी। वे सचमुच नीच थे। अथर्व ने सिर हिलाया। अंत में यह अभी भी वास्तविक शक्ति का मुद्दा था। अगर भुवनेश झरना स्तर पर होते तो चाहे कर्ण कितने भी साहसी क्यों ना हो, वे कोई जंगली विचार रखने की हिम्मत नहीं करते। गाड़ी रास्ते में हल्की सी डगमगाई और लगभग 20 मिनट बाद वे वर्मावंश आवास के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वर्मावंश मेघछाया नगर का दूसरा महान वंश था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका महल ऐसी चीज नहीं था जिसकी तुलना आम लोगों की अचल संपत्ति से की जा सके। यह कुछ 10 एकड़ की जगह घेरता था। महल की ऊंची दीवारें एक विशाल रेंगते पशु की तरह मंडरा रही थीं। आज रात के भोज में सिर्फ आर्यवंश को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि मेघछाया नगर के अंदर थोड़ी भी शक्ति रखने वाले सभी वंशों को निमंत्रण मिले थे। इसलिए वर्मा वंश ने अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर पहले ही लाल कालीन बिछा दी थी। दोनों तरफ 8 सेवक खड़े थे। हर बार जब कोई अतिथि आता, ये सेवक उनके आगमन की जोर से और स्पष्ट रूप से घोषणा करते और स्वाभाविक रूप से आवास से कोई आकर अतिथि का स्वागत करता। जब अथर्व और उसके साथी अपनी गाड़ी से उतरे, तुरंत एक सेवक ने जोर से घोषणा की, महान अतिथि आ गए। हाँ, भाई भुवनेश, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। एक मध्यम आयु का पुरुष उन्हें प्राप्त करने के लिए बाहर आया, भुवनेश की दिशा में हाथ जोड़ते हुए। उसका चेहरा खजूर से भी अधिक लाल था और उसकी आकृति लंबी और मजबूत थी। वह वर्मा वंश के मुखिया वरुण थे। की हिम्मत है, क्षम होगा। उन्हें अपनी मुट्ठियां उठाईं। उससे एक भयंकर आभा फूट पड़ी। वेगवान तेंदुआ मुक्का, पीत श्रेणी, उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक। इन कुछ दिनों में वह अपनी तलवार कौशलों का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसकी मुक्का तकनीकों के संबंध में स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि यह मुक्का तकनीक उसके पिछले जन्म से बरकरार थी, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से इससे अपरिचित नहीं होगा।
भले ही वह उस बिंदु तक न पहुंचा हो जहां उसने इस मुक्कत यह चचेरे भाइयों की जोड़ी अपनी सुखद बातचीत जारी रखे हुए थी। दूसरे कैसे न देखें, भाई वरुण, भुवनेश ने तुरंत अपने चेहरे पर हे वह प्रतीत होता दूर है, लेकिन वास्तव में करीब हाथ में है। पिता, तुम्हारे आत्म की महान अतिथि आ गए। हाँ हाँ भाई भुवनेश, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। हाथ में है। भाई वरुण, भुवनेश ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान चिपका ली, अभिवादन में वरुण की ओर हाथ जोड़ते हुए। आओ आओ आओ, आप आज के सम्मानित अतिथि हैं। मुझे चिंता थी कि आप नहीं आएंगे। वरुण ने भुवनेश की बांह पकड़ ली, सौहार्द और उत्साह की छवि प्रस्तुत करते हुए। यह भाई वरुण का भोज है, मैं आपको सम्मान कैसे न दूं? भुवनेश जोर से हंसे। दोनों ने शब्द बदले, पूरी दुनिया के लिए पुराने दोस्तों की जोड़ी जैसे लगते हुए। जो कहानी नहीं जानते वे निश्चित रूप से नहीं सोचेंगे कि वे कट्टर दुश्मन हैं। उनमें से कोई भी दूसरे को मरा हुआ देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अथर्व ने कंधे उचकाए। उसे इस तरह की झूठी विनम्रता से अत्यधिक नफरत थी। सौभाग्य से पिछले जन्म में वह रसायन विद्या का प्रतिभाशाली था, इसलिए सिर्फ वे थे जो उसकी चापलूसी और कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते थे, और उसे किसी के साथ वैसा करने की जरूरत नहीं थी। वरुण ने अथर्व की ओर एक नजर भी नहीं डाली, मानो वे नहीं जानते हों कि यही वह व्यक्ति है जिसने उनके 2 बेटों को घायल किया था, और दोनों वंशों के बीच आर्थिक युद्ध के पीछे का अपराधी भी। हनेर, बहुत दूर मत जाना, भवनेश ने निर्देश दिया। हां पिता, अथर्व ने उत्तर दिया और आर्या को साथ लेकर उनका अनुसरण किया। वरुण के मार्गदर्शन के नीचे वे बहुत जल्दी मुख्य सभा कक्ष में पहुंचे, जहां लगभग 100 भोज मेजें थीं। इस क्षण काफी लोग पहले से ही बैठे हुए थे। चूंकि हर भोज मेज पर एक नाम लिखा था, गलत मेज पर बैठने की घटना आसानी से नहीं होगी। मुख्य सभा कक्ष की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बहुत ध्यान देने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसने इस तथ्य पर विचार किया था कि कुछ अतिथि स्त्री साथियों के साथ आ सकते हैं। नतीजतन, हालांकि हर भोज मेज पर 10 लोगों के लिए जगह थी, हर एक पर सिर्फ लगभग 5 नाम लिखे होंगे। अथर्व और आर्या ने अपनी मेज ढूंढने के बाद अपनी सीटें ले लीं। युवा स्वामी हन इस भोज मेज पर पहले से ही 3 अन्य बैठे हुए थे। उन्होंने सबने अथर्व को प्रणाम किया, उनके चेहरे सम्मान से भरे हुए। वे सब युवक थे और मेघछाया अकादमी के छात्र भी। बहुत पहले नहीं, उन्होंने सबने अथर्व को अपनी अजेय शक्ति प्रदर्शित करते और चिराग तथा उसके भाई को हराते देखा था। साथ ही उन्होंने इस तथ्य के बारे में भी सुना था कि वह शरीर शोधन स्तर की 7वीं परत पर है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जरा भी अवमानना प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 16 वर्षीय शरीर शोधन स्तर की 7वीं परत पर मेघछाया नगर में इस तरह का व्यक्ति प्रतिभाशाली नाम के योग्य से अधिक होता। अथर्व ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आखिरकार वे उसे सम्मान दे रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके प्रति ठंडा व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था। थोड़ी देर बाद अरुण भी इस मेज पर बैठ गया, और हालांकि वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने अथर्व को बिल्कुल नहीं देखा हो। उसका पूरा चेहरा कठोर था। और थोड़ी देर बाद चिराग आया और इस विशेष मेज पर भी बैठ गया। अथर्व, तुम बुरा नहीं लग रहे? चिराग ने अथर्व की ओर ठंडी मुस्कान दी। अथर्व ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, हे, तुम्हारे चेहरे की चोटें काफी तेजी से ठीक हो गई लग रही हैं। चिराग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने इस तथ्य को कि उसे सार्वजनिक रूप से अथर्व द्वारा हराया गया था एक बड़ा अपमान माना। न देखें, मुक्कता अपमान माना। इसके अलावा उसे दया की भीख मांगने के लिए भी मजबूर किया गया था। हर बार जब वह घटना को याद करता, वह आत्महत्या करना चाहता। हालांकि आज के बाद वह अपने सम्मान पर इस दाग को पूरी तरह मिटाने और अपना गर्व वापस पाने में सक्षम होगा। तुम सिर्फ इतनी छोटी देर के लिए खुद से प्रसन्न रह सकते हो, वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला। बाद में तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी माफी मांगोगे। क्या तुमने अपनी दवा नहीं ली, या तुमने ज्यादा ले ली? अथर्व मुस्कुराते हुए बोला।
चिराग ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों के कोने हल्के से उठ गए, एक रहस्यमय मुस्कान बनाते हुए। अतिथियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। शुरुआत में अधिकांश अतिथि अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। आखिरकार इस तरह का भोज अपने से ऊंचे लोगों से आत्मीयता बढ़ाने और व्यवसाय चर्चा करने का अच्छा मौका भी था। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक अतिथि आते गए, अधिकांश अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, भोज शुरू होने का इंतजार करते हुए। आर्यवंश का वर्मा वंश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध सबके द्वारा देखा जा रहा था। वे मेघछाया नगर के दो सबसे महान पक्ष थे। अगर वर्मा वंश ने अब अथर्व के सामने झुकने का निर्णय लिया, तो इसके बाद आर्यवंश मेघछाया नगर का सबसे प्रभुत्वशाली पक्ष बन जाएगा। नतीजतन आज रात के भोज में कई अतिथि शामिल हो रहे थे। वे सब एक संभावित ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने आए थे। बहुत जल्दी वरुण खड़े हो गए और विभिन्न दिशाओं में हाथ हिलाए, संकेत देते हुए कि उनके पास कहने के लिए कुछ है। अधिकांश अतिथि जो एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बातचीत बंद कर दी और मुख्य सभाकक्ष अत्यंत शांत हो गया। क्या वे सार्वजनिक रूप से आर्यवंश के सामने हार मानने वाले थे? आज रात मैंने आप सबको यहां आमंत्रित करने का कारण आपको किसी से परिचय कराना है, वरुण ने शुरू किया। जैसे ही ये शब्द सुने गए, सभी उपस्थित लोगों ने खाली भाव धारण कर लिए। यहां क्या हो रहा था? क्या वर्मावंश आर्यवंश के सामने हार मानने वाला नहीं था? यह किसी के स्वागत भोज में कैसे बदल गया? अगर उन्हें पहले पता होता तो अधिकांश अतिथि इस भोज में शामिल नहीं होते। श्वा अतिथियों का ध्यान सब भुवनेश पर केंद्रित हो गया। अब जब वर्मा वंश ने ऐसा कदम उठाया है, तो इसका खामियाजा स्वाभाविक रूप से आर्य वंश के इस मुखिया को भुगतना होगा। वे देखना चाहते थे कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जिस बात ने अधिकांश अतिथियों में निराशा जगाई, वह यह तथ्य था कि भुवनेश के चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान बनी हुई थी, मानो उन्हें कोई परवाह न हो। वरुण बोलना जारी है। यह व्यक्ति मेरा भतीजा विक्रम है, जो 13 साल की आयु में वंश छोड़कर पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक बुजुर्ग का शिष्य बन गया। अब जब वह थोड़ा कुशल हो गया है, वह पारिवारिक मुलाकात के लिए लौटा है। पाषाण भेड़िया संप्रदाय। सभी उपस्थितों ने सदमा अनुभव किया। पाषाण भेड़िया संप्रदाय आसपास के 1000 मील के भीतर अधिपति था और मेघछाया नगर सहित 10 नगरों पर अंतिम शक्ति रखता था। उन्हें परम स्थानीय अत्याचारी माना जा सकता था। वरुण का अचानक इस छिपे पत्ते को उजागर करना स्पष्ट रूप से मतलब था कि उनकी आर्यवंश के सामने हार मानने की कोई योजना नहीं थी। इसके बजाय वे आर्यवंश को दबाने के लिए पाषाण भेड़िया संप्रदाय का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। हालांकि चाहे कैसे भी हो, विक्रम सिर्फ पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक बुजुर्ग का शिष्य था, इसलिए उसकी क्षमता काफी सीमित होनी चाहिए। सही है ना? विक्रम ने बहुत भाग्य से एक बहुत सम्मानित महान अतिथि को भी आमंत्रित किया है। वरुण मुस्कुराते हुए बोले, यह उनका असली ध्रुव का पत्ता था। आइए हम गुरु अग्नि, बुजुर्ग अग्नि का स्वागत करें। बुजुर्ग पाषाण भेड़िया संप्रदाय का एक बुजुर्ग, वह झरना स्तर का शक्तिशाली अस्तित्व था। वरुण ने स्वागत में ताली बजाने का नेतृत्व किया और लगातार अन्य अतिथियों ने भी तालियों में शामिल हो गए। इस क्षण एक वृद्ध पुरुष बैठक कक्ष से बाहर आया और उनके बीच प्रकट हुआ। उसकी मध्यम आकार की आकृति थी और वह पूरी तरह सिंदूरी रंग में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर पूरे काले बाल थे और एक गुलाबी रंगत वाला चेहरा, जो अजीब चमक के साथ चमक रहा था। वृद्ध पुरुष के पीछे करीब से एक युवक चल रहा था, जिसके हाथ बगल में थे और भौहें झुकी हुई, परम सम्मान की छवि प्रस्तुत करते हुए। बिना संदेह यह वृद्ध पुरुष जरूर गुरु अग्नि होना चाहिए, जबकि युवक विक्रम होना चाहिए। गुरु अग्नि मेजबान की मेज की ओर बड़े कदमों से बढ़े और मानो उनके आसपास कोई और न हो, अपनी सीट ले ली, अत्यंत अहंकारी लगते हुए। लेकिन कोई भी उनके इस तरह के रवैये के प्रति असहमति व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वे झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। भले ही व्यक्ति सिर्फ झरना स्तर की पहली परत पर हो,
वह आसानी से तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के व्यक्ति पर प्रभुत्व जमा सकता था। यह मार्शल कला का लोहे जैसा नियम था। उन्होंने पूरे समय एक भी शब्द नहीं बोला। उनकी नजरों में यह घटनाओं का स्वाभाविक क्रम था। यहां बिल्कुल कोई नहीं था जो उनसे बात करने का अधिकारी हो। अगर विक्रम ने कई दिनों तक उनसे गिड़गिड़ाकर विनती न की होती तो वे ऐसी सेटिंग में अपना चेहरा भी दिखाने की कृपा न करते। वरुण ने भुवनेश की ओर एक संतुष्ट नजर डाली। उनका मतलब कमोबेश था। मैंने यहाँ पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक बुजुर्ग को भी आमंत्रित करने में सफल रहा, और तुम अभी भी मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो। विक्रम गुरु अग्नि के साथ मेजबान की मेज पर नहीं बैठा। इसके बजाय वह भव्यता से चिराग के बगल में बैठने के लिए चला गया। यह आदमी तत्व संग्रह स्तर पर था। उसे बहुत पहले भेद पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अभी भी तत्व संग्रह स्तर की पहली परत पर था। छोटे भाई चिराग, मैंने सुना तुम्हारा कुछ दिनों पहले किसी से मुकाबला हुआ और हार गए। विक्रम ने चिराग से पूछा। मैं अपने प्रतिद्वंदी से कम कुशल था। आह, चिराग ने जानबूझकर आह भरी। ओ? विक्रम ने भौं उठाई और बोला, तुम किससे हारे? मैं इस व्यक्ति को देखना चाहूंगा। हे, वह प्रतीत होता दूर है, लेकिन वास्तव में करीब हाथ में है। चिराग की दृष्टि अथर्व की ओर मुड़ गई। तो तुम इस युवा प्रतिभाशाली से हारे? विक्रम ठंडी मुस्कान के साथ बोला। अथर्व की ओर भी देखते हुए और चुनौती देते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत है? न देखें कि यह अथर्व पर लक्षित एक जानबूझकर चुनौती थी। चिराग के होठों के कोने हल्के से उठे और अहंकार से बोला, मैं बताना भूल गया। मेरा यह चचेरा भाई पिछले साल ही तत्व संग्रह स्तर में भेद पार कर गया था, और अब वह तत्व संग्रह स्तर की पहली परत के शिखर तक पहुंचने ही वाला है। यहां तक कि कहा जा सकता है कि वह एक असाधारण प्रतिभाशाली है। इधर विक्रम ने विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ 20 साल की आयु में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार किया, इसलिए मुझे वास्तव में किसी तरह का असाधारण प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता। मैं सिर्फ अधिकांश लोगों से एक कदम आगे हूं। जब उन्होंने उसे यह कहते सुना, भोज मेज पर बैठे अन्य सभी ने स्तब्ध भाव धारण कर ली। तत्व संग्रह स्तर। हालांकि चिराग शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत पर था और सिर्फ 19 साल का था। इतना बड़ा कदम आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 3-5 वर्ष लगेंगे, या यह जीवन काल में भी हासिल न हो। इसलिए विक्रम अत्यधिक विनम्र हो रहा था। 20 साल की आयु में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से प्रतिभाशाली नाम का अधिकारी था। बेशक असाधारण प्रतिभाशाली की प्रशंसा थोड़ी अतिशयोक्ति थी। आखिरकार मेघछाया नगर अभी भी बहुत छोटी जगह थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी भी उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शित करे, उसे प्रतिभाशाली नाम दिया जाता। मार्शल कला का सामान्य ज्ञान था कि स्तरों का अंतर ऐसा अंतर था जिसे लड़ाई के दौरान पार करना लगभग असंभव था। सबने अथर्व की ओर देखा, सोचते हुए कि यह आदमी वर्तमान में जिस मुश्किल का सामना कर रहा है उसे कैसे सुलझाने वाला है। अगर उसने चुनौती स्वीकार की तो वह निश्चित रूप से हारेगा। विक्रम शायद उसे मार भी डाले। पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक बुजुर्ग की उपस्थिति में वह क्या करने की हिम्मत न करे। लेकिन अगर उसने चुनौती स्वीकार नहीं की तो जिस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह ढह जाएगी। वह चट्टान और कठिन जगह के बीच फंस गया था। लेकिन अगर तुम हर निर्णय के संभावित परिणामों की तुलना करो तो समझना चाहिए कि चुनौती ठुकराना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम था। आखिरकार चुनौती स्वीकार करने का संभावित परिणाम मृत्यु हो सकता था। वे उसे शर्मिंदा करना चाहते थे। अथर्व की दृष्टि चिराग पर केंद्रित हुई, फिर विक्रम पर स्विच हुई और वह अपने होठों के कोनों को मुस्कान में उठने से रोक न सका। यह योजना काफी अच्छी तरह से बनाई गई थी, लेकिन वर्मा वंश ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वह पहले ही तत्व संग्रह स्तर में आगे बढ़ चुका है। साथ ही इस तथ्य कि उसके पंचभूत मूल केंद्रक उसे अतुलनीय शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुकाबला करते हैं।
वह मुस्कुराते हुए बोला। क्या अथर्व वास्तव में सहमत हो गया? न सिर्फ दूसरों ने ऐसी बात होने की कभी कल्पना नहीं की, यहां तक कि चिराग और उसके चचेरे भाई भी स्तब्ध रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वे दोनों ठंडी मुस्कान मुस्कुराए। चूंकि यह शैतान मृत्यु की तलाश में था, तो उसे एक हाथ दे देते हैं। अगर भुवनेश खुद को रोक न पाए और अपने बेटे की सहायता करें, तो गुरु अग्नि भी कार्रवाई करके उसे भी मार डालेंगे। यही वे आशा कर रहे थे कि होगा। आज रात के शो के लिए स्क्रिप्ट यह थी कि भुवनेश और अथर्व दोनों को खत्म करने का कोई बहाना ढूंढा जाए। यहां तक कि अरुण भी अपने महसूस किए गए आनंद को मुश्किल से छिपा पा रहा था। वह भी अथर्व की मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। मार्शल कला योद्धाओं के वंशों के लिए भोज के दौरान मुकाबले काफी आम बात थी। उन्हें सिर्फ बैठक कक्ष के बाहर कुछ जगह साफ करनी होती और वहां एक तैयार युद्ध मैदान होता। चिराग द्वारा जानबूझकर प्रचार करने के साथ खबर कि अथर्व विक्रम के साथ मुकाबला करने वाला है हर मेज तक फैल गई। अतिरिक्त रूप से दोनों योद्धाओं की व्यक्तिगत शक्ति या कम से कम विक्रम की युद्ध क्षमता सबको झात करा दी गई। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका निष्कर्ष बिल्कुल कोई रहस्य नहीं रखता था। क्या ऐसा हो सकता था कि अथर्व चुनौती ठुकराने के लिए बहुत गर्वित और अहंकारी था? दोनों योद्धा मुख्य सभा कक्ष के बाहर आंगन में कदम रखे। यहां लगभग 10 मीटर की खाली जगह साफ की गई थी। हालांकि यह वास्तव में बहुत चौड़ी नहीं थी, आने वाले युद्ध के लिए पर्याप्त से अधिक थी। तू सचमुच एक मूर्ख है, विक्रम ठंडी मुस्कान मुस्कुराया। उससे हत्या का भाव निकल रहा था। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ओ, अथर्व ने हुंकार भरी। तू सचमुच सपने देख रहा है? तो मर। विक्रम जोर से हंसा। उसकी मुट्ठी अथर्व की ओर उड़ गई। उसे किसी तरह के मार्शल कला कौशल का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। वह पूरी तरह विश्वास रखता था कि तत्व संग्रह स्तर की पहली परत के शिखर के योद्धा की शक्ति के साथ वह आसानी से अथर्व को कुचलने में सक्षम होगा। मार्शल कला में एक कहावत थी जिसका मतलब था कि पर्याप्त शक्ति 10 दौर की लड़ाई को वश में कर लेगी। इस पूर्व शर्त के नीचे कि दो योद्धाओं की संबंधित शक्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो, किसी तरह की मार्शल कला तकनीकों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अथर्व ने कोई भय नहीं रखा, क्योंकि उसने भी विक्रम की ओर उड़ती एक मुट्ठी से जवाब दिया। सबकी आंखें उन पर टिकी होने के साथ दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं और एक शक्तिशाली लहर अचानक फूट पड़ी, सभी दिशाओं में विकीर्ण होते हुए। धक 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 धक। जो सबसे करीब खड़े थे उनमें से कुछ अचानक ढाके। इधर अथर्व और विक्रम अभी भी अपनी पिछली मुद्राएं बनाए हुए थे। उनकी दोनों मुट्ठियां एक दूसरे के खिलाफ धकेल रही थी। क्या ऐसी दृश्य देखकर सब बहुत स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पूर्ण अविश्वास से भरे हुए। कुछ जो खा रहे थे उन्होंने तुरंत जो खा रहे थे उसे थूक दिया। संयोग से उन लोगों के चेहरों को ढक दिया जो इतने दुर्भाग्यशाली थे कि उनके सामने बैठे थे। एक छोटे क्षण के लिए दृश्यपूर्ण अराजकता का था। अथर्व ने वास्तव में एक मुट्ठी से विक्रम का मुकाबला किया और ऐसा भी लग रहा था जैसे उनकी शक्ति बराबर मेल खा रही हो। यह कैसे संभव था? विक्रम का अहंकारी भाव पूरी तरह गायब हो गया, क्योंकि वह बोला, गहरी भौहें सिकोड़ते हुए, तत्व संग्रह स्तर। अथर्व हल्की मुस्कान मुस्कुराया और बोला, तुम अकेले नहीं हो जो भेद पार कर सकते हो। सच में लगभग सब ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब उन्होंने अथर्व की पुष्टि सुनी, फिर भी आश्चर्य की एक नई लहर उभरी। पहले जब विक्रम 20 साल की आयु में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार कर गया था, उसे पहले ही असाधारण प्रतिभाशाली के रूप में सराहा जा रहा था। फिर भी अब अथर्व सिर्फ 16 साल का था। 16 साल का और तत्व संग्रह स्तर पर। देवताओं, यह पागलपन था। सबने अथर्व की ओर पूर्ण अवबोधहीनता से भरी निगाहें घुमाई। यह आदमी सिर्फ 1 महीने से थोड़ा अधिक पहले सार्वजनिक रूप से घोषित कचरा था। उसने इतने कम समय में अपने भाग्य को कैसे पतिया? भाई भुवनेश, आपके पास सचमुच एक अद्भुत बेटा है, वरुण एक रोबदार स्वर में बोले।
उनकी आवाज अपने हत्या के भाव को छिपा न पा रही थी। एक 16 वर्षीय लड़का जो पहले ही तत्व संग्रह स्तर हासिल कर चुका था, बहुत अधिक भयंकर था। वह सालों पहले भुवनेश से भी अधिक प्रतिभाशाली था। अतीत में वे हमेशा खुद की तुलना भुवनेश से करते थे, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी प्रयास क्यों न किया, उनके और भुवनेश के बीच की खाई सिर्फ और चौड़ी होती गई, जब तक वह क्षण नहीं आया जब भुवनेश मेघछाया नगर लौटे। उनकी शक्ति तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर रुकी हुई। यही वह था जिसने आखिरकार उन्हें उन तक पहुंचने का मौका दिया। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अथर्व की प्रतिभा और भी प्रमुख थी। वे निश्चित रूप से इस शैतान को जीवित नहीं रहने दे सकते थे, वरना शायद कुछ वर्षों में यह शैतान झरना स्तर में भी भेद पार कर सकता था, और उस क्षण वर्मावंश सिर्फ आर्यवंश की शक्ति के नीचे झुक सकता था। भुवनेश हल्की मुस्कान मुस्कुराए। अतीत में उनके बेटे ने उन्हें बहुत हृदय व्यथा दी थी, फिर भी अब भुवनेश सिर्फ उसके प्रति असीम गर्व महसूस कर रहे थे। वे बोले, बस इतना ही। अभी भी आपके वंश के विक्रम से तुलना नहीं कर सकता, जो 1 साल पहले ही भेद पार कर चुका था। धिक्कार! 20 साल का भेद पार करने वाला 16 साल के भेद पार करने वाले से कैसे तुलना कर सकता था? आंगन के अंदर विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर भी उसका हृदय अत्यधिक सदमे से भरा हुआ था। उसने चिराग से पहले सुना था कि अथर्व सिर्फ 1 महीने से थोड़ा अधिक पहले शरीर शोधन स्तर की 7वीं परत पर था, और फिर भी उसने अब चौंकाने वाली रूप से तत्व संग्रह स्तर में भेद पार कर लिया था। यह प्रगति दर सचमुच बहुत अधिक भयंकर थी। क्या ऐसा हो सकता था कि इस शैतान के पास कोई खजाना हो जो उसे अपनी साधना दर तेज करने देता हो? जब उसने इस बारे में सोचा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जरूर होना चाहिए। इस शैतान की कचरे के रूप में प्रतिष्ठा पूरे नगर में जानी मानी थी, लेकिन उसने अचानक इतना शक्तिशाली हो गया। जरूर होना चाहिए कि उसने किसी तरह का विशाल अवसर प्राप्त किया हो। ठीक है, अब यह मेरा है। इसके बारे में सोचते हुए विक्रम ने अपनी मुट्ठियां खोली, अपनी हथेलियां प्रकट करते हुए। उसका इरादा एक मार्शल कला तकनीक का उपयोग करने का था। भूकंप हस्त पीठ श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक। यह एक तकनीक थी जो उसने एक ऐतिहासिक स्थल पर प्रशिक्षण यात्रा पर होते हुए प्राप्त की थी। इसने उसे न सिर्फ एक अतिरिक्त शक्तिशाली गुप्त कला रखने दी, बल्कि जब उसने इसे पाषाण भेड़िया संप्रदाय को सौंप दिया तो उसे मूल संग्रह गोली से भी पुरस्कृत किया गया, जिसने उसे एक बार में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार करने में मदद की। वरना कोई तरीका नहीं था कि वह 20 साल की आयु में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार करने में सक्षम होता। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक पीत श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक पाषाण भेड़िया संप्रदाय में भी शीर्ष दर मानी जाती थी। आर्य और वर्मा वंशों से गुजरकर आई मार्शल कला तकनीकें अधिकतम सिर्फ पीत श्रेणी मध्यम स्तर मार्शल कला तकनीकें थीं। वह पूरी तरह विश्वास रखता था कि एक बार जब वह भूकंप हस्त का उपयोग करे तो वह अभी भी आसानी से स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। मुक्का तकनीक में महारत हासिल कर ली हो, फिर भी वह उस स्तर तक पहुंच गया था जिस तक पहुंचने में किसी और व्यक्ति को दसियों वर्षों का अभ्यास लगता। आखिरकार जब बात आती है स्वर्ग श्रेणी के मार्शल कला योद्धा के रूप में जो शक्ति वह कभी रखता था, वह बिना निशान के गायब नहीं हुई। जब उसने इस मुक्का तकनीक का उपयोग किया, ऐसा लग रहा था जैसे वह शिकार पर निकले तेंदुए में परिवर्तित हो गया हो। क्रूर, रक्त पिपासु और भयंकर। धक धक धक। अथर्व पहले ही विक्रम के साथ शक्ति की भयंकर लड़ाई में उलझ चुका था। यह किस तरह की मुक्का तकनीक है? आर्यवंश के पास 3 परम मार्शल कला तकनीकें हैं। एक तलवार कला है, एक डंडा तकनीक है और आखिरी हस्त तकनीक है। उनके पास कोई मुक्का तकनीक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पीत श्रेणी निम्न स्तर मार्शल कला तकनीक हो? लेकिन क्या पीत श्रेणी निम्न स्तर मार्शल कला तकनीक में इतनी महान शक्ति हो सकती है? सब आश्चर्य से हाँफ रहे थे, अथर्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति से स्तब्ध।
विक्रम का हृदय अवोधहीनता से भरा हुआ था। उसने पहले ही पीत श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक का उपयोग कर लिया था, लेकिन क्यों था कि वह अभी भी अथर्व को अभिभूत करने में असमर्थ था? क्या ऐसा हो सकता था कि इस तुच्छ मेघछाया नगर के एक छोटे चरित्र ने भी पीत श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक प्राप्त करने में सफल रहा हो? असंभव। यह निश्चित रूप से असंभव है। उन्होंने सिर्फ कुछ वार बदले थे, फिर भी विक्रम पर दबाव बढ़ा और बड़ा होता जा रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। कारण यह था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के हर मुक्के के पीछे की शक्ति लगातार बढ़ती लग रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी ने अभी अभी यह मुक्का तकनीक सीखी हो, और जैसे जैसे वह इसका अधिक से अधिक उपयोग करता गया, उसके हमलों के पीछे की शक्ति भी और आगे बढ़ती गई। वास्तव में वह गलत नहीं था, यह सच था। वेगवान तेंदुआ मुक्का एक मार्शल कला तकनीक थी जिसका उपयोग अथर्व ने पिछले जन्म में झरना स्तर तक पहुंचने से पहले किया था। उसने बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया था, और अब जब उसने इसे फिर से उठाया, वह स्वाभाविक रूप से अभ्यास से बाहर था। हालांकि एक प्रतिभाशाली हमेशा प्रतिभाशाली ही रहता है। वे सिर्फ थोड़ी देर से लड़ रहे थे और अथर्व पहले ही अपने आप में आ गया था और धीरे धीरे इस मुक्का तकनीक के पीछे की शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। एक पीत श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक सैद्धांतिक रूप से उपयोगकर्ता की युद्ध शक्ति को 70 से 100% तक बढ़ाने में सक्षम होगी। हालांकि वास्तव में कितनी शक्ति जारी होगी, यह मार्शल कला योद्धा की इस मार्शल कला तकनीक की समझ और अनुभव पर निर्भर करता। वरना एक पीत श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीक पीत श्रेणी निम्न स्तर मार्शल कला तकनीक से तुलना भी न कर पाए। विक्रम भूकंप हस्त के पीछे की शक्ति का लगभग 80% जारी कर सकता था, फिर भी अथर्व अपनी खुद की मार्शल कला तकनीक की शक्ति का 90% जारी कर सकता था, और वह जो शक्ति जारी कर रहा था वह अभी भी बढ़ रही थी। इस तरह विक्रम स्वाभाविक रूप से नुकसान में था, और यह और अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। यह अथर्व की क्षमता थी, और उसने अभी अभी तत्व संग्रह स्तर में कदम रखा था। अगर वह तत्व संग्रह स्तर की पहली परत के शिखर तक पहुंच गया होता, तो वह तत्व संग्रह स्तर की 5वीं परत वाले प्रतिद्वंद्वी से बराबर मुकाबला करने में सक्षम होता। प्रतिभाशाली। किसने सोचा होगा कि आर्यवंश का कचरा वास्तव में इतना प्रतिभाशाली था? यह सचमुच अकल्पनीय है। चूंकि वह इतना प्रतिभाशाली है, तो अतीत में वह इतना कम कुंजी क्यों रहा था? मुझे तुम्हें एक रहस्य बताने दो। जब भुवनेश सालों पहले आर्यवंश आवास लौटे, वे पूरी तरह खून से लथपथ थे, अपनी बाहों में एक शिशु पकड़े हुए। तुम्हारा मतलब भुवनेश का किसी शक्तिशाली मार्शल कला योद्धा द्वारा पीछा किया गया था, और यही वजह है कि उन्होंने और उनके बेटे ने इतनी कम प्रोफाइल रखी। लेकिन फिर अथर्व ने अब क्यों फूटने का चुनाव किया? तुम मुझसे पूछते हो, और मुझे किससे पूछना चाहिए? पहले, हालांकि अथर्व ने मेघछाया अकादमी के मैदानों के अंदर चिराग और उसके भाई दोनों को हरा दिया था, इसने अधिकांश लोगों के दिमाग में सिर्फ एक अस्पष्ट छाप छोड़ी थी। आखिरकार वास्तव में दृश्य के साक्षी बने छात्रों की संख्या सीमित थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह अलग थी। अथर्व ने न सिर्फ तत्व संग्रह स्तर में भेद पार किया था, बल्कि उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध क्षमता भी प्रदर्शित की थी, अपनी छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए। आखिरकार मेघछाया नगर में जिन्होंने वास्तव में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार किया था, वे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की श्रेणी में प्रवेश करते। अथर्व अपनी मुट्ठियां फेंकना जारी रखा, और जल्द ही जो एक अज्ञात मुक्का तकनीक लग रही थी, वह और अधिक अभ्यासपूर्ण होती गई। उसकी चालें तेजी से मजबूत और मजबूत होती गईं, जारी शक्ति के पूर्ण 100% के करीब पहुंचती हुईं। मुक्का तकनीकें तलवार कलाओं के अनुरूप थीं, क्योंकि वे मुक्का तेज बना सकती थीं, जो लगातार मुक्का किरण में ठोस हो सकती थी। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में जब आसमान से एक तारा गिरा, एक शक्तिशाली योद्धा बहादुरी से आगे बढ़ा और एक मुक्के के साथ तारे को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
यह शक्तिशाली योद्धा एक कुलीन मार्शल कला योद्धा था जिसने मुक्का तकनीकों में महारत हासिल की थी। इसके अलावा उसने न सिर्फ मुक्का किरण बनाने में सफल रहा था, बल्कि मुक्का तकनीकों के उच्चतम महारत स्तर मुक्का हृदय को भी समझ लिया था। इसी तरह तलवार कलाओं का उच्चतम महारत स्तर तलवार हृदय था, जबकि खंजर कलाओं के लिए यह खंजर हृदय था। अथर्व के पास मुक्का तकनीकों में इतनी ऊंची प्रतिभा नहीं थी। उसने मुक्का तेज भी नहीं बनाई थी। आखिरकार वह तलवार कलाओं में बेहतर था। हालांकि यहां तक कि मुक्का तकनीकों का उसका वर्तमान स्तर भी विक्रम से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। उसने मेघ निर्गमन पद का उपयोग किया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आकृति तैर रही हो। शरीर शोधन स्तर वाले सिर्फ अपनी आंखों के सामने दृश्य धुंधला महसूस कर सकते थे, मानो उन्होंने अथर्व की कई छवियां देखी हों और उन्हें बिल्कुल पता न हो कि कौन सी असली है। ठक ठक ठक, वह पूरी तरह लाभ में था। विक्रम उसकी निरंतर मुट्ठियों की बौछार का सिर्फ एक हिस्सा ही रोकने में सफल रहा और कुछ वार पहले ही उसके शरीर पर अपने लक्ष्य पा चुके थे। हालांकि उसके शरीर के कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं लगे, विक्रम अभी भी उस स्तर का दर्द महसूस कर रहा था जिसने उसे लगभग आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। अथर्व के पास खुद को रोकने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। इस आदमी ने स्पष्ट रूप से पहले ही उसे मारने की योजना बना ली थी और इस प्रकार भुवनेश को क्रोधित करना, जिससे वे अपने क्रोध में नियंत्रण खो दें, जो बदले में गुरु अग्नि को क्रोधित करेगा। इस प्रकार वे आसानी से उसे और उसके पिता दोनों को मारने का एक तैयार बहाना रखेंगे। चूंकि विक्रम इतना दुर्भावनापूर्ण था, उसे खुद को क्यों रोकना चाहिए। एक मुट्ठी के बाद दूसरी और उसके हमलों की गति तेजी से बढ़ गई, धीरे धीरे मुक्का तेज की एक चमक बनाते हुए। हर मुट्ठी के झटके के साथ विक्रम के शरीर पर निश्चित रूप से खून का छींटा दिखाई देता। मुक्का तेज, तलवार तेज की तरह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। उच्चतम महारत स्तर पर इस दुनिया में कुछ भी नहीं था जिसे एक मुक्के से टुकड़े टुकड़े न किया जा सके। वह क्या है? इतनी भयंकर आक्रमण शक्ति? यह सच है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी मुट्ठी पर एक असाधारण अद्भुत तलवार लगा रखी हो। मैं जानता हूं वह मुक्का तेज है। मुक्का तेज क्या है? तलवार, खंजर, मुट्ठी, हथेली इत्यादि। जो अपना पूरा ध्यान एक मार्ग पर लगाए वह तेज बना सकता है, जो मार्शल कला योद्धा की शक्ति बहुत बढ़ा देता है। कैसे है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में तेज बना सकने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। उन्हें मार्शल कला योद्धाओं के बीच शासक के रूप में सराहा गया है। सब अथर्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति से स्तब्ध थे और एक जानकार वृद्ध पुरुष की मददगार व्याख्या के साथ उन्होंने मुक्का तेज की भयंकर शक्ति को महसूस किया। स्वाभाविक रूप से वे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। क्या ऐसा हो सकता था कि मेघछाया नगर की श्रेणी से एक असाधारण प्रतिभाशाली प्रकट होने वाला था? इधर आर्या से अधिक कोई आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि अथर्व ने न सिर्फ मुक्का तेज बनाने में सफल रहा था, बल्कि इससे पहले तलवार तेज भी बनाई थी और वास्तव में तलवार तेज की 4 चमकें रखता था। यह आदमी किस तरह का राक्षस था? फिर भी अथर्व अपनी उपलब्धि पर कोई गर्व नहीं रखता था। स्वर्ग श्रेणी के शक्तिशाली योद्धा रह चुके व्यक्ति के रूप में तेज बना पाना सिर्फ उसकी अपेक्षाओं के अंदर था। थोड़ी कठिनाई तब होगी जब वह तेज को किरण में बनाने की कोशिश करेगा और हृदय वास्तविक चुनौती होगी। उसकी आंखों में हत्या का भाव कौंध गया और उसकी मुट्ठी अचानक उड़ गई। उसके पीछे की शक्ति पल भर में कई गुना बढ़ गई। गुरु अग्नि के निरीक्षण के साथ सामान्य स्थिति में उसके लिए विक्रम को मारना बहुत कठिन होगा, क्योंकि गुरु अग्नि निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसलिए उसे विक्रम को एक चाल में मारना था। इतने लंबे युद्ध के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदु की पहचान कर सकता था। अतिरिक्त रूप से उसने पहले अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं किया था, इस आखिरी हत्या चाल के लिए अपनी शक्ति संरक्षित रखते हुए। नहीं, विक्रम का चेहरा आतंक से भरा हुआ था। इस मुट्ठी के पीछे की शक्ति बहुत अधिक थी।
उसके पास इसे रोकने और जीवित निकलने का कोई तरीका नहीं था। धक, एक मुट्ठी चमक उठी और विक्रम ने अथर्व को खाली घूरा। पाठ उसकी टांगें नरम पड़ गईं और वह जमीन पर घुटने टेक बैठा, क्योंकि उसका ऊपरी शरीर डगमगाया, फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका हृदय फट गया था और वह मर चुका था। कितनी हिम्मत है शैतान! गुरु अग्नि अचानक खड़े हो गए और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जोर से जल रही थीं। विक्रम नाम मात्र का उनका शिष्य था, लेकिन चाहे कैसे भी हो, वह अभी भी पाषाण भेड़िया संप्रदाय का गर्वित सदस्य था। वह मेघछाया नगर के एक छोटे से वंश के युवा स्वामी द्वारा मारे जाने वाला व्यक्ति नहीं था। उनका हत्या का भाव पूरी तरह उमड़ पड़ा। पाषाण भेड़िया संप्रदाय का गर्व कलंकित नहीं हो सकता था। वे अथर्व को मारना चाहते थे। वृद्ध, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई जंगली विचार न रखो। अथर्व गहरी आवाज में बोला। गुरु अग्नि की ओर मुड़कर देखते हुए दृश्य पर मौजूद सब ने एक ही विचार रखा। अथर्व पागल हो गया है। पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक शिष्य को मारा और अब वह गुरु अग्नि को धमका रहा है। वह कितना साहसी था। पाषाण भेड़िया संप्रदाय 1000 मील की त्रिज्या के भीतर अधिपति था। ऐसी शक्तिशाली इकाई की तुलना में चाहे आर्य वंश हो या वर्मा वंश, किसी भी वंश के पास उसी स्तर पर उससे तुलना करने की योग्यता नहीं थी। क्या अथर्व जानबूझकर अपनी खुद की मृत्यु की तलाश कर रहा था? गुरु अग्नि एक क्षण के लिए चौंक गए, क्योंकि वे अथर्व की दृष्टि से स्तब्ध रह गए थे। यह समुद्र जितनी गहरी और विशाल थी, गरिमा से भरी हुई, मानो वह एक परम योद्धा की हो। हालांकि उन्होंने जल्दी महसूस किया कि उन्हें वास्तव में तत्व संग्रह स्तर के एक तुच्छ मार्शल कला योद्धा द्वारा धमकाया गया था, और हंस से बिना न रह सके और गहरी आवाज में बोले, ओह, और तुम मुझे कैसे मारने की योजना बना रहे हो? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 दिनों के अंदर तुम वैसे भी मर जाओगे, अथर्व ने शांत स्वर में कहा और गुरु अग्नि की ओर एक उंगली इशारा की। लगभग 10 दिन पहले जब तुम साधना कर रहे थे, क्या तुम्हें कोई परेशानी आई थी? गुरु अग्नि का भाव तुरंत बदल गया, ठीक जैसा अथर्व ने कहा था। जब वे 10 दिन पहले साधना कर रहे थे, उन्होंने अचानक महसूस किया मानो उन्होंने कुछ समझ लिया हो और झरना स्तर की चौथी परत में भेद पार करने का निर्णय लिया, फिर भी सफल नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने संयोग से अपने शरीर के अंदर की मूल शक्ति को गलत मार्गों में प्रवेश करा दिया, लेकिन सौभाग्य से वे समय पर वापस निकलने में सफल रहे और इसीलिए बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। इस शैतान को कैसे पता चला? क्या उसने अनुमान लगाया था? अथर्व मुस्कुराया और बोला, अपनी बाईं पसलियों के 3 इंच नीचे वाले स्थान को दबाने की कोशिश करो। गुरु अग्नि की पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कहना, कितना बेतुका, लेकिन उनका हाथ खुद को रोक न सका और बाईं पसलियों के 3 इंच नीचे वाले स्थान पर दब गया। एक हल्के स्पर्श के साथ उनका पूरा भाव एक बार फिर बदल गया। दर्द, असहनीय दर्द, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की 7वीं हड्डी से आधा इंच दाईं ओर का स्थान। अथर्व बोलना जारी रखा। गुरु अग्नि ने एक बार फिर ठीक उसी स्थान को छुआ और उनके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। जब तुम साधना कर रहे थे तो तुमने ज्यादा कर दिया। तुम्हें कुछ गलत महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम अभी भी उस पागलपन की अवस्था में हो, अथर्व ने कहा। फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट की। मैं तुम्हें बचा सकता हूं। गुरु अग्नि ने दांत पीसे और बोले, ठीक है, तुम मुझे खुद को ठीक करने का तरीका सिखाओ और मैं इस बार तुम्हारे पाप को माफ कर दूंगा। बुजुर्ग अग्नि, वरुण स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि विक्रम फिर बेकार मर गया? गुरु अग्नि ने वरुण की ओर अपनी क्रोध भरी निगाह घुमाई। उनकी आंखें दुर्भावना से भरी हुईं। विक्रम जैसा छोटा चरित्र उनकी खुद की जान के महत्व से कैसे तुलना कर सकता था? वरुण ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। उनके माथे पर ठंडा पसीना छलक रहा था। वास्तव में झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा से जवाब देने की हिम्मत करना। वे एक अर्थहीन मृत्यु मरेंगे। फिर भी अथर्व ने सिर्फ सिर हिलाया
और बोला, किसी भी हालत में तुम झरना स्तर पर हो और फिर भी तुम्हारी जान सिर्फ इतनी ही कीमत रखती है। गुरु अग्नि का हृदय क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन चूंकि उनकी जान किसी और के हाथों में थी, वे खुद को अपना कोई क्रोध प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। वे सिर्फ क्रोध की ज्वालाओं को दबा सकते थे और बोले, तो तुम क्या चाहते हो? अथर्व हल्की मुस्कान मुस्कुराया और बोला, वह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। गुरु अग्नि अत्यंत उदास थे। वे पाषाण भेड़िया संप्रदाय के 9वें बुजुर्ग थे और झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा। सामान्य परिस्थितियों में वे ही शीर्ष पर खड़े होते, दूसरों पर राज करते। कब वे ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिन्हें तत्व संग्रह स्तर के एक तुच्छ छोटे मार्शल कला योद्धा द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सके? लेकिन वे और क्या कर सकते थे? उनकी जान अथर्व की पकड़ में थी। जिस क्षण अथर्व ने सटीक रूप से उस दिन को इंगित किया जब उन्हें अपनी साधना में परेशानी आई थी और 2 एक्यूप्रेशर बिंदुओं को दबाने पर महसूस किए गए कष्ट के माध्यम से, उन्होंने अब कोई संदेह नहीं रखा और अथर्व के शब्दों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। तो क्या आपके कोई आदेश हैं, युवा स्वामी हन? उन्होंने अपना रुख नीचा कर लिया। पो, युवा स्वामी हन शब्द सुनकर सभी पर्यवेक्षकों ने तुरंत सदमे से हाँफना शुरू कर दिया। वह पाषाण भेड़िया संप्रदाय का एक वास्तविक बुजुर्ग था, झरना स्तर का एक वास्तविक योद्धा, और उन्होंने वास्तव में अथर्व को युवा स्वामी हन संबोधित किया। यह कैसे आश्चर्य न जगाए। अथर्व ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की और बोला, क्या तुम समाधान की विधि प्राप्त करने की योजना बना रहे हो और फिर मुझे मार डालोगे? वह कैसे हो सकता है? गुरु अग्नि ने जल्दी से सूखी हंसी हंसी, फिर भी वे पहले से ही पसीना बहा रहे थे। अथर्व का हृदय स्पष्ट था। वह स्वाभाविक रूप से खुद को खतरे में नहीं डालने देगा। वह गुरु अग्नि को ठीक करेगा, लेकिन निश्चित रूप से एक बार में पूरी तरह ठीक नहीं करेगा। उसने वरुण की ओर इशारा किया और बोला, यह आदमी मुझे परेशान करता है, मेरे लिए इसे पीटो। वरुण का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। जिस कारण उन्होंने गुरु अग्नि को आमंत्रित किया था, वह खुद के लिए एक शक्तिशाली समर्थन हासिल करना था, ताकि भुवनेश के हर कदम पर उन पर बंद होने की समस्या हल की जा सके, जिससे वर्मा वंश के वित्त में ठहराव आ रहा था और पूरे वंश को कोने में धकेला जा रहा था। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह सहायक जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था, वास्तव में मुड़कर आर्यवंश की मदद करेगा। वे इससे उदास कैसे न हो। अगर अब कोई उन्हें टोफू का एक टुकड़ा दे तो वे निश्चित रूप से उससे खुद को मार डालेंगे। वरिष्ठ अग्नि, वे हकलाए। झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा के सामने तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत का उनका साधना स्तर व्यावहारिक रूप से असहाय था। क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे हो? गुरु अग्नि ठंडे स्वर में बोले। वरुण का उनसे वैसे भी कोई संबंध नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आदमी को अच्छी तरह पीटने के बारे में बिल्कुल कोई द्वंद्व नहीं था। उन्होंने अभी अभी अथर्व के सामने सिर झुकाया था, इसलिए वे आगे बढ़कर सावधानी हवा में फेंक ही सकते थे। वरुण के भाव कई बार बदले, फिर उन्होंने आखिरकार सिर्फ दांत पीसे और बोले, मैं हिम्मत नहीं करता। अगर उन्होंने विरोध करने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। यहां तक कि एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता था कि गुरु अग्नि अब अत्यंत नाखुश थे। पाठ पाठ गुरु अग्नि ने हाथ उठाया और नीचे किया। वरुण को 2 थप्पड़ उपहार में दिए। उनके वारों के पीछे की शक्ति ने वरुण के होठों के कोनों को खून से रंग दिया। मुख्य सभा कक्ष में पूर्ण सन्नाटा था। सन्नाटे को भंग करने वाली एकमात्र चीज दर्शकों की कठोर सांसें थीं। किसने सोचा होगा कि चीजें इस तरह निकलेंगी? यहां तक कि भुवनेश ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनका बेटा इतना सक्षम है कि झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा को नियंत्रित कर सके, जिससे वे स्तब्ध और सांत्वना दोनों महसूस कर रहे थे। उनके पास सचमुच एक अच्छा बेटा था। चिराग और उसके भाई के चेहरे लगातार ऐंठ रहे थे। अगर अब जमीन में एक छेद होता तो वे सचमुच उसमें जाकर छिपना चाहते। वे पहले इतने आत्मविश्वासी और अहंकारी थे, सोचते हुए कि वे अब अपना खोया गर्व वापस पा सकते हैं। उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी
कि अब उनके बुजुर्ग को भी पीटा जाएगा। आज रात का भोज व्यावहारिक रूप से वर्मा वंश के अपमान के इतिहास में जोड़ा जा सकता था। भले ही वरुण ने पीटने के कारण एक दांत थूक दिया और खून निगल लिया, फिर भी वे अपने चेहरे पर जरा भी क्रोध प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर भी चाहे वे कितने भी चतुर क्यों ना हों, अभी भी बेफिक्र भाव धारण करने का कोई तरीका नहीं था। उनके माथे की नसें उभरी हुई थीं, दिखाते हुए कि वे स्पष्ट रूप से अपने क्रोध के सबसे गहरे स्तरों पर थे। आर्यवंश, आर्यवंश, मैं कसम खाता हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर दूंगा जब तक कुछ न बचे। उन्होंने अपने हृदय में गुस्से से दहाड़ मारी। जब तक तीसरा चाचा सफलतापूर्वक झरना स्तर में भेद पार न कर लें, हम निश्चित रूप से अपना बदला ले सकेंगे। अथर्व ने सिर हिलाया और गुरु अग्नि से बोला, मैं तुम्हारे लिए एक औषधि सूत्र लिखूंगा जो तुम्हारी चोटों को अस्थायी रूप से दबाने में मदद करेगा। तुम्हें आधे साल के समय तक कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि गुरु अग्नि इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे यह भी जानते थे कि अथर्व निश्चित रूप से एक बार में उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं करेगा। अगर वे होते तो वे भी आरक्षण रखते। आखिरकार अथर्व यहां कमजोर पक्ष था। वे इस प्रकार सिर्फ सिर हिला सकते थे और बोले, बहुत धन्यवाद युवा स्वामीहन। जैसे ही चीजें इस कदम तक पहुंच चुकी थीं, भोज स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया था और रुकना सिर्फ अजीब होगा। अतिथियों ने एक के बाद एक खुद को माफ किया, जबकि अथर्व गुरु अग्नि को औषधि सूत्र सौंपने के बाद भुवनेश और आर्या की कंपनी में वर्मा वंश आवास छोड़ गया। हा 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 हा। गाड़ी में भुवनेश की जोरदार हंसी, जो उन्होंने इतनी मेहनत से रोक रखी थी, आखिरकार छूट गई। उन्होंने जोर से मुट्ठी हिलाई और बोले, मैंने अपने जीवन के आधे से अधिक समय वरुण से प्रतिस्पर्धा की है, लेकिन मैंने कभी आज रात की तरह अपना जमा गुस्सा नहीं निकाला। हालांकि हनेर, आज रात अभी भी काफी खतरनाक थी। अगर गुरु अग्नि को कुछ दिनों पहले अपनी साधना में परेशानी न आई होती तो आज रात का मामला इतनी आसानी से हल नहीं होता। आखिरकार आज रात पाषाण भेड़िया संप्रदाय का एक शिष्य मरा था। अथर्व मुस्कुराया। अगर उसने नोटिस न किया होता कि गुरु अग्नि के साथ कुछ गलत है, तो उसके पास चुनने के लिए अभी भी दो विकल्प होते। पहला विकल्प स्वाभाविक रूप से सरल था, विक्रम को न मारना, जबकि दूसरा विकल्प अभी भी विक्रम को मारना था, लेकिन मुद्दे का ध्यान रखने के लिए आर्या की पहचान प्रकट करना। लेकिन अब उसे इस समस्या पर विचार करने की जरूरत नहीं थी। एक और महीना और वर्मा वंश अपने खुद के रक्षकों के वेतन भी नहीं चुका पाएगा। उस समय यह हमारा आर्यवंश होगा जो मेघछाया नगर की एकमात्र शक्ति होगा। भुवनेश गर्व और उत्साह से घोषणा की। वर्मा वंश आवास में हुए युद्ध के बाद